नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो एज इट वाज प्रॉमिस्ड टू यू गाइस, ओशनोग्राफी की जो सीरीज है उसको हम लोग फाइनली पाथफाइंडर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। इस ओशनोग्राफी के लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग आपके सामने एक इंट्रोडक्शन को पेश करेंगे कि एग्जैक्टली ओशनोग्राफी में हम लोग आपके साथ क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, और साथ ही में चर्चा करी जाएगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ओशन करंट्स के बारे में कि असल में ओशन करंट्स जो हैं ये किस तरीके से उभरते हैं और इनके क्या क्या प्रभाव हमें हमारी क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और यहां पर हमने बाकी डिटेल्स को भी शेयर किया हुआ है जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज यहां पर हम लोग कई सारी स्पेशल क्लासेस की सीरीज को रन करते हैं। खास रूप से एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज वो इसी ऐप के ऊपर चल रही है। इसका फायदा भी आप लोग यहां पर आके ले सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लासेस आपके लिए चलाई जाती हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अगर आप लोग अपनी तैयारी यूपीएससी सीएससी की अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर है जिसमें 18 मंथ्स का कॉम्बो अनअकैडमी ऑफर कर रहा है। साथ में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है जिसमें कि 10% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो आपको फाइनल प्राइस पड़ेगा इस पूरे के पूरे कॉम्बो का, दैट विल बी 63,898 रुपीज, और ये वाला जो प्राइस है ये आपको 21 मंथ्स के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। ये ऑफर सबसे बेस्ट ऑफर इसलिए माना जा रहा है बिकॉज अनअकैडमी पे 1 साल का जो कॉम्बो का प्राइस है वो 55,823 रुपए है, और जो 2 साल का प्राइस है वो 77,666 रुपए है। लेकिन ये वाला जो ऑफर है ये आपको 63,898 रुपए में कॉम्बो अवेलेबल करवा रहा है। जीएस और ऑप्शनल दोनों ही चीजें आपको यहां पे साथ में अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसमें जो पर मंथ कॉस्ट आती है आप ध्यान दे सकते हैं कि बाकी दोनों के संदर्भ में सबसे लीस्ट पर मंथ कॉस्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। साथ ही में आपके लिए जो स्पेसिफिक बैचेज हैं उनका भी यहां पर शुरुआत करवाया जाएगा 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनबोर्ड आते हैं तो। इसके अलावा 1 साल का जो कॉम्बो का प्राइस है, 1 साल का जो प्राइस है आप देख सकते हैं 51,990 है। इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक में भी अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। साथ ही में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी आपको फायदा अवेलेबल करवाया जाएगा। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ओशनोग्राफी के इस पूरी की पूरी सीरीज में हम लोग आपके सामने कई सारे लेक्चर्स पेश करेंगे। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं वो आपको सबसे पहले मैं ब्रीफली बताने वाला हूं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपके साथ मैं कवर करूंगा ये वाला टॉपिक जिसको लेकर यूपीएससी अनेकों बार सवाल पूछ चुकी है। खास रूप से जब से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है 2013 से लेकर 2021 तक, हर साल ऑलमोस्ट हमें ओशनोग्राफी से कोई ना कोई सवाल या तो पीटी में देखने को मिला है या हमें सवाल जो है ये मेंस में देखने को मिला ही मिला है। तो ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आज इसको लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मोर स्पेसिफिकली बात करेंगे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के बारे में कि तीनों के तीनों आपके जो महासागर हैं इनमें आपके जो मिलने वाले करंट्स हैं ये कौन से करंट्स हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक होगा जो कि मैं मानूंगा कि इसी में से निकला हुआ एक छोटा सा ऑफशूट है जिसको हम लोग बोलते हैं सारगोसा सी। तो ये वाला जो टॉपिक है यूपीएससी इसको कई बार ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय के पेपर में पूछ चुकी है, लेकिन इट इज हाईली प्रोबेबल कि इस टॉपिक को आगे जाकर के यूपीएससी जनरल स्टडीज में भी पूछ सकती है, बिकॉज ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसको भी मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा। इसके बाद जो अगले 2 टॉपिक्स हैं वेरी वेरी हाईली रेलिवेंट, ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 वर्टिकल and horizontal temperature distribution of ocean and vertical and horizontal distribution of oceanic salinity। ये आपका टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपका सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इसको लेकर सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सवाल जो है यूपीएससी ने जस्ट रिसेंटली पूछा था। इस दोनों टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फाइनली टॉपिक नंबर 6 की बात करेंगे तो कोरल रीफ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ओशियानिक रिसोर्स भी माना जाता है, इसके बारे में बात करी जाएगी। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मार्जिनल सीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ बेसिक
जानकारियां आपको दूंगा कि बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, ये सब जानकारियां आपको यहां पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ओशियानिक बॉटम रिलीफ, जो कि वैसे तो आपको पढ़ना चाहिए आफ्टर यू हैव डन जियोमॉर्फोलॉजी, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि ओशियानिक बॉटम रिलीफ क्या होती है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसको लेकर भी सवाल पूछे जा चुके हैं। एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे द टॉपिक ऑफ टाइड्स, जो कि टॉपिक वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सैडली यूपीएससी ने पिछले 8-9 साल में एक बार भी टाइड को लेकर कोई सवाल आपसे नहीं पूछा है, इसीलिए हमने प्रायोरिटी लिस्ट में उसको आखिरी में रखा है एंड वी विल बी कवरिंग इट एट द लास्ट ऑफ द ओशनोग्राफी का पूरा टॉपिक। ऑल राइट, सो ये 9 टॉपिक्स में हम आपकी पूरी ओशनोग्राफी को यहां पे समाप्त करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, समझते हैं कि ओशन करंट्स असल में क्या होते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी में एक बहुत ही सिंपल चीज समझाई थी। मैंने आपको समझाया था कि विंड्स क्या होती हैं। विंड्स क्या होती हैं? विंड्स बेसिकली हवा होती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लो करती है, राइट। उसी तरीके से अगर पानी जब फ्लो करता है ओशन के ऊपर, तो उस पानी के फ्लो को कहा जाता है ओशियानिक करंट्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। सीरियसली बोल रहा हूं, द जनरल मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ ओशियानिक वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज ओशियानिक करंट, विच इज मोर और लेस सिमिलर टू वाटर स्ट्रीम्स फ्लोइंग ऑन द लैंड सर्फेस ऑफ द अर्थ। जिस तरीके से आपका बेसिकली जो लैंड सरफेस होता है अर्थ का, उसके ऊपर नदियां बहती हैं, उसी तरीके से जो आपका एक बहुत बड़ा मास ऑफ ओशियानिक वाटर जब वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उसको हम लोग एक डिफाइंड ओशियन करंट का नाम दे सकते हैं। सो अगेन, अगर सिंपल परिभाषा में देखना है तो सिंपल परिभाषा क्या है? द जनरल मूवमेंट ऑफ मास ऑफ ओशियानिक वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ओशियानिक करंट। केवल इतने 10-12 लफ्जों की आपकी डेफिनेशन है जो कि आपको यहां पर ध्यान रखनी है। नाउ इसका आगे जाकर वर्गीकरण भी किया गया है। इसका वर्गीकरण किया गया है कुल मिला के 2 तरह के करंट्स में। ओशन करंट्स जो है, इसको तापमान के आधार पर 2 तरह के करंट्स में बांटा गया है। नंबर 1 पे आपके आ जाते हैं वार्म करंट्स और नंबर 2 पे आपके आ जाते हैं कोल्ड करंट्स। अगर बात करें वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स क्या होते हैं, नाउ वार्म करंट्स जैसा इसका नाम है, ये आपके लो लैटिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि ये आपके उन एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पर आपके जो अक्षांश है वो कम होते हैं, और ये वही वाले करंट्स हैं जो कि लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड्स की तरफ भी मूव कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कोल्ड करंट्स की, दे फ्लो इन दी हाई लैटिट्यूड्स एंड फ्रॉम दी हाई लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स दी लो लैटिट्यूड्स एज वेल। सो सिंपल सी परिभाषा है कि ऑब्वियसली लो लैटिट्यूड्स के एरिया में आपको देखने को मिलेगा ज्यादा इंसोलेशन, ज्यादा यहां पर आपको गर्मी देखने को मिलती है, तो यहां पर पानी भी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो पानी के ऊपर बहने वाले करंट्स भी गर्म होंगे, तो ये आपके लो लैटिट्यूड्स में फ्लो करते हैं, और यही वाला जो पानी जब ये फ्लो करते करते लो से हाई की तरफ जाता है, ये वार्म करंट्स ही होते हैं। सिमिलरली जो आपके हाई लैटिट्यूड्स में फ्लो कर रहे होते हैं करंट्स, उनको हम लोग कोल्ड करंट्स बोल देते हैं, और वो वाले भी आपके करंट्स हाई से लो की तरफ आते हैं, तो उनको हम लोग भी कोल्ड करंट्स का ही नाम देते हैं। ये चीजें आपको समझ आएंगी जब हम लोग आगे जाके आपको समझाएंगे कि कौन सी ओशंस में कौन से करंट्स फ्लो करते हैं। वहां पर हम लोग आपको समझाएंगे कि कौन से करंट्स वार्म है, कौन से करंट्स कोल्ड हैं, लेकिन अभी केवल इतना समझ लीजिए कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये कुल मिला के 2 में करी जाती है। नंबर 1 आपके वार्म करंट्स, नंबर 2 आपके होते हैं कोल्ड करंट्स। नाउ क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं ओशियानिक करंट्स की फ्लो को और डायरेक्शन को? नाउ इसमें क्या होता है, कई सारे फैक्टर्स आपके मैटर कर जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो आपके फैक्टर्स मैटर करते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स भी आपके डिटरमाइन करवाते हैं ओशियानिक करंट्स की डायरेक्शन को, जिसमें कि आपका फैक्टर नंबर 3 और साथ में फ्रेंड्स फैक्टर नंबर 4 भी आ जाता है। फैक्टर नंबर 4 में इनफैक्ट कई सारे और छोटे छोटे फैक्टर्स भी आते हैं, लेकिन अगेन एज अ टोल्ड यू कि फैक्टर नंबर 3 और 4 में जो चीजें मेंशन्ड है, ये क्या चीजें हैं, ये आपकी एक तरीके से सेकेंडरी फैक्टर्स भी माने जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी फैक्टर्स माने जाते हैं वो केवल आपके पहले 2 ही प्राइमरी फैक्टर्स माने जाते हैं जो कि ओशियानिक करंट्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करवाते हैं। फैक्टर नंबर 1 की बात करूं आपके सामने, दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब अगेन याद कीजिए, विंड्स के केस में क्या हो रहा था, कोई भी विंड है वो कौन से एरिया से कौन से एरिया की तरफ जाती है, कोई भी जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। उसी प्रकार कोई भी आपका जो
कोई भी आपका जो ओशियानिक करंट है वो भी आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ही ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, जो आपका अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है, अगर हम बात करें कि कितनी गर्मी आपके लैटिट्यूड्स पे आती है, तो वो आपको मालूम होगा कि हर एरिया पे वो वेरी करती है, बिकॉज इक्वेटर के ऊपर जो आपका अमाउंट ऑफ इंसोलेशन आ रहा है वो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आप जा रहे हैं पोल्स की तरफ, तो वहां पर जाते जाते आपका जो इंसोलेशन है वो कम हो जाता है। और बिकॉज यहां पर आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन द इक्वेटोरियल रीजन एंड द पोलर रीजन्स, एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डेवलप करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, T1 और T2 में डिफरेंस होगा, तो यहां पर आने वाला प्रेशर भी अलग होगा और यहां पर आने वाला प्रेशर भी अलग होगा। वेरी सिंपल, यस। नाउ एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डेवलप कर जाता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो कि बन जाता है ट्रिगर या फिर ड्राइविंग फोर्स फॉर द ओशियानिक सर्कुलेशन। तो बेसिकली आपका सबसे स्टार्टिंग में एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ही होता है जो कि ट्रिगर की तरह एक्ट करता है इस पूरे के पूरे पानी को मूव करवाने के लिए। एक चीज को अलग तरीके से बोल रहा हूं, अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स नहीं होगा उस केस में ओशियानिक सरफेस के ऊपर पानी मूव नहीं करेगा। यही बात हमने विंड्स के चैप्टर में कही थी। हमने वहां पर भी कहा था कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स नहीं होगा तो आपका विंड भी मूव नहीं करेगा। सिमिलरली आपका जो पानी है वो भी PGF यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से ही मूव करता है। इस फैक्टर को लिखते टाइम आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन निर्धारित करवाती है कि क्या आपका पानी मूव करेगा या नहीं करेगा। अब देखिए, वाटर मूव्स ड्यू टू expansion of volume from equatorial regions of higher temperature to polar areas of relatively very low temperature। अब यहां पर जहां पे आपका इक्वेटोरियल एरियाज होंगे, जहां पर आपके इक्वेटोरियल एरियाज होंगे, वहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। सही है बात, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी फैलेगा, पानी फैलेगा तो पानी मूव करेगा, और इस तरीके से ये लोअर वॉल्यूम वाले एरियाज की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। ये केवल इसका ट्रिगर है, आगे जाकर आप लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे और समझेंगे कि असल में एक पूरा साइकिल भी बनता है। साइकिल कैसे बनता है, वहीं पर आता है आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी आपको ट्रिगर समझ आया कि क्योंकि पानी कहीं पे गर्म हो रहा है तो पानी गर्म होने की वजह से फैल रहा है और उसकी वजह से पानी मूव कर रहा है। अभी केवल इतनी सी बात को ही समझिए। नेक्स्ट आपका आता है कोरियोलिस फोर्स। अब हमने ये भी समझा कि आपकी जो विंड्स थी उसमें कोरियोलिस फोर्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था। इनफैक्ट आपके चक्रवातों में, साइक्लोन्स में कोरियोलिस फोर्स काफी बड़ी भूमिका निभा रहा था, जिसकी वजह से जो आपके साइक्लोन्स थे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे। करेक्ट है। इसी तरीके से कोरियोलिस फोर्स जो है ये आपके ओशियानिक करंट्स को भी, इनकी डिफ्लेक्शन को भी डिटरमाइन करवाता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स, जो कि ओशियानिक करंट्स की जनरल डायरेक्शन को भी डिफ्लेक्ट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके करंट्स फ्लो कर रहे होते हैं फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखिए, हम इतनी बात जानते हैं, समझ कर आए हैं कि अगर आपका कोरियोलिस फोर्स की मैं बात करूं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन करवाता है ये राइट हैंड साइड की तरफ करवाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स जो डिफ्लेक्शन करवाता है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करवाता है। नाउ ये जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई चीज नीचे से ऊपर को जा रही है तो उसको ये इस तरफ को डिफ्लेक्ट करवाएगा। करेक्ट है बात। फॉर एग्जाम्पल, द करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर दे आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड की डिफ्लेक्शन होती है। सिमिलरली जो करंट्स आपके नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं या फिर साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं, वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। आप यहां पर भी देख सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर में यहां पर जो ऊपर वाले करंट्स हैं, जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले करंट्स हैं, उत्तरी गोलार्ध में आने वाले जो करंट्स हैं, वो सारे के सारे इस तरीके को डिफ्लेक्ट होंगे, राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जाने वाले करंट्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। आपको जो दिशा है ये स्रोत से लेनी है। ये कहां से लेनी है? सोर्स से। ये आपका सोर्स है दोस्तों, सोर्स से आपको दिशा लेनी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है और ऊपर वाला राइट हैंड साइड जा रहा है। हेंस वी कैन से दैट यस, द कोरियोलिस इफेक्ट हैज अ क्रूशियल इंपैक्ट ऑन बोथ द ओशियानिक करंट्स एंड द विंड डायरेक्शंस। और इसीलिए आप इस चीज को आगे जाके अप्रिशिएट भी कर पाएंगे कि जो आपके कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही जो यहाँ पे साइकिल्स बन रहे हैं वो असल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस तरीके से बन रहे हैं।
ठीक है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में साइकिल्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरीके से साइकिल्स आपके पैदा हो रहे हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साइकिल्स हैं, क्या मैं उनको बोल सकता हूं कि ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको साइकिल्स देखने को मिल रहे हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर के आपको साइकिल्स देखने को मिल रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको साइकिल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, इसी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज आती है। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली इन दिस फिगर, यहां पर बहुत सारे करंट्स को दिखाया गया है। जो यहां पर ये नीले रंग में दिखाए गए हैं ये असल में कोल्ड करंट्स हैं, और जो लाल रंग में दिखाए गए हैं ये असल में यहां पे वार्म करंट्स है। लेकिन ये हमारे फिलहाल डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। आप देखिए, जगह जगह पे साइकिल्स बने हुए हैं। ये वाला साइकिल बना हुआ है इस तरीके से, ये वाला साइकिल बना हुआ है। सिमिलरली यहां पर एक साइकिल बना हुआ है, यस यू कैन सी दिस, ये भी एक साइकिल बना हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक साइकिल बना हुआ है, ऑल राइट, ये भी एक साइकिल बना हुआ है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये साइकिल असल में पूरा होता है इस तरीके से, इधर को साइकिल बना हुआ है और ये यहां पे आके पूरा हो रहा है, तो मैप यहां पे कटा हुआ है। सिमिलरली ये वाला भी आपका साइकिल बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है। ये सारे के सारे साइकिल्स को क्या कहा जाता है? इनको ज्योग्राफी की भाषा में जायर कहा जाता है, GYRE भी इनको कहा जाता है। ये देखिए, डिपेंडिंग अपॉन दी ओशन का नाम इसको जायर का नाम दिया गया है। ये क्या है? ये अटलांटिक जायर है, लेकिन क्योंकि ये आपको उत्तर में देखने को मिलता है तो नॉर्थ अटलांटिक जायर है। ये आपको दक्षिण में देखने को मिलता है तो साउथ अटलांटिक जायर है। ये आपका इंडियन ओशन का जायर है, ये नॉर्थ पैसिफिक का जायर है, ये साउथ पैसिफिक का जायर है। ये सारे के सारे जो जायर्स हैं ये किस तरीके से पैदा हुए हैं? थैंक्स टू द कोरियोलिस फोर्स, जो कि इस पूरे के पूरे साइकिल को कंप्लीट करवाते हैं, डिफ्लेक्शन करवाते हैं, उसी वजह से ये वाले जायर्स पैदा होते हैं। मैंने लेक्चर की शुरुआत में बात करी रिगार्डिंग समथिंग कॉल्ड एज सारगोसा सी। तो सारगोसा सी भी कुछ नहीं है, असल में एक छोटा सा जायर है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बना हुआ है। और आप देख सकते हैं नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में, क्योंकि ये नॉर्दर्न में है तो इसके जो घूमने की दिशा है वो क्लॉकवाइज है। ये भी कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही यहां पर ऐसा देखने को मिलता है। सारगोसा सी के बारे में अलग से लेक्चर पेश करेंगे, समझाएंगे क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि ये दो चीजें, नंबर 1 प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो कि वॉल्यूम के बेसिस पे डिटरमाइन करवाता है कि पानी कहां से कहां मूव करेगा, वो उसका ट्रिगर फोर्स है। और उसके बाद उसको डिफ्लेक्शन और डायरेक्शन देने वाला फोर्स वो आपका कोरियोलिस फोर्स है। ये आपके दो इंपॉर्टेंट फोर्सेज हैं जो कि डिटरमाइन करवाते हैं कि ओशियानिक करंट का डायरेक्शन किधर को होने वाला है। इसी बेसिस पर डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन आप यहां पे देख सकते हैं कि नॉर्दर्न पैसिफिक एंड नॉर्दर्न अटलांटिक में आपको क्लॉकवाइज देखने को मिलता है, सदर्न पैसिफिक सदर्न अटलांटिक में आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलता है। सदर्न इंडियन ओशन में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने को ही मिलता है, लेकिन एक एक्सेप्शन आती है और वो एक्सेप्शन है नॉर्दर्न इंडियन ओशन की। वहां पर नॉर्मली आपको क्लॉकवाइज देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज हर जगह नॉर्दर्न में क्लॉकवाइज मिल रहा है, ठीक है, और सदर्न में हर जगह एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। लेकिन नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, उत्तरी हिंद महासागर में आपका जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो असल में अलग देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो मॉनसून विंड्स हैं वो भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। अभी केवल इसको एज अ फैक्ट जान लीजिए कि उसकी डायरेक्शन एक जनरल थंब रूल फॉलो नहीं करती, लेकिन हाँ उसकी डायरेक्शन जो है वो मॉनसून विंड्स को फॉलो करती है। क्यों ऐसा होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इंडियन ओशन के टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। जो तीसरे नंबर का फैक्टर है दैट इज द डेंसिटी डिफरेंस। नाउ ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये सेकेंडरी फैक्टर्स के अंदर आते हैं, यानी कि जो आपकी बड़े बड़े रूप पे, बड़े बड़े लेवल पे आपकी जो ओशन करंट्स की मूवमेंट हो रही है वहां पर डेंसिटी का इतना बड़ा रोल नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं आपका डेंसिटी का रोल आता है, इसीलिए हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए आपके सामने मैं एक मैप शो करता हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये आपके सामने है पूरा बड़ा हुआ, इतना बड़ा सारा आपका नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन का एरिया है, करेक्ट है? कैन यू सी दिस? राइट। ये आपका पूरा का पूरा कौन सा एरिया है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एरिया है। ये वाला जो आपका एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मेडिटरेनियन सी, राइट। ये आपका एरिया है मेडिटरेनियन सी का। ना एक बात आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि ये दोनों एरियाज में जो डेंसिटी है वो किसकी ज्यादा है? वो असल में इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कम एरिया है, यहां पर आपको ज्यादा सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यहां पर जो डेंसिटी है ये कम है। सो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? मेडिटरेनियन सी की, क्योंकि यहां पर आपको जो अनेकों तरह के सॉल्ट्स हैं बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, एरिया कम है, यहां पे इवेपोरेशन बहुत होती है जिसकी वजह से सॉल्ट्स की जो मात्रा है वो काफी बढ़ जाती है, तो डेंसिटी काफी बढ़ जाती है। जितना सॉल्ट होगा उतना डेंसिटी होगा एज कंपेयर टू दी नॉर्थ अटलांटिक ओशन जहां पे डेंसिटी कम है। नाउ इसमें क्या होता है
आपको यहां पे क्या समझना है कि आपका जो पानी है, जो सरफेस का पानी है, वो असल में मूव करना स्टार्ट करता है। देखिए, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशन टू द मेडिटरेनियन सी इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेंसिटी एंड द रिलेटेड सैलिनिटी डिफरेंस। वाटर पहले फ्लो करता है अटलांटिक से इनटू द मेडिटरेनियन सी। लो डेंसिटी से पानी जो है वो मूव करना शुरू करता है टुवर्ड्स द मेडिटरेनियन सी। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन से पानी ने मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द मेडिटरेनियन सी। क्लियर है ये बात? नाउ इसके चलते अब क्योंकि पानी यहां से उधर को गया है, अटलांटिक ओशन से पानी मेड सी की तरफ गया है, तो इसको कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ पानी मेड सी से अटलांटिक ओशन की तरफ भी जाएगा, लेकिन वो सरफेस के नीचे से जाएगा। सरफेस का जो ऊपर का पानी है वो तो अटलांटिक ओशन से चला गया मेड सी की तरफ, लेकिन सरफेस के नीचे का जो पानी है वो असल में मेड सी से अटलांटिक ओशन की तरफ आएगा। इसको कहा जाता है दूसरी भाषा में डीप वाटर करंट। जस्ट लास्ट टू लास्ट ईयर 2020 जो 2020 का मेंस का पेपर हुआ था उसमें यूपीएससी के द्वारा ये वाला सवाल पूछा गया था कि डीप वाटर करंट्स क्या होते हैं। तो ये उसका उदाहरण है। इसको हम लोग सब सरफेस करंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि पानी एक जगह से दूसरी जगह को मूव करा है तो वो उसको कंपनसेट भी करेगा। वाटर फ्लोज अबव द अटलांटिक एज सरफेस करंट इनटू द मेडिटरेनियन सी। द सिंकिंग वाटर इन द मेडिटरेनियन सी मूव्स एज सब सरफेस करंट टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन, राइट। तो यहां पर आपका पानी साथ साथ में मूव करता भी रहता है। और इस ये वाले भी आपको करंट देखने को मिलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ये पानी की सतह है मान लीजिए, तो पानी की सतह के ऊपर जो आपका ऊपर वाले करंट है वो इस तरीके से इधर को मूव करा, वो अटलांटिक ओशन से इट मूव्ड इनटू द मेडिटरेनियन सी। लेकिन साथ ही में, बिल्कुल साथ ही में आपका जो डीप वाटर करंट है वो असल में नीचे भी मूव कर रहा है। तो पानी, जब ये वाला पानी यहां से इधर को गया तो ये वाला पानी भी साथ में इधर को मूव कर रहा है। ये वाला आपका होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पानी का मूवमेंट। ये देखिए यहां पर आपको दिखाया भी गया है किस तरीके से ये वाला पानी पहले इधर को आया, उसके बाद ये फिर वापस इधर को जा रहा है। तो ये आपका सरफेस सर्कुलेशन ऊपर वाला है, ये आपका डीप सर्कुलेशन है, एज यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर। एंड दैट इज वाई ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ओशियानिक करंट्स को की मूवमेंट को डिटरमाइन करवाता है। एज अ रूल वाटर मूव करता है फ्रॉम द एरियाज ऑफ लोअर डेंसिटी टू द एरियाज ऑफ हायर डेंसिटी, लेकिन ये सरफेस की बात हो रही है। डेंसिटी डिफरेंस डिटरमाइंस फ्लो बिटवीन द ओपन सी एंड अ पार्शियली एनक्लोज सी अक्रॉस अ स्ट्रेट। द पार्शियली एनक्लोज सी हैज अ डेंसर वाटर एंड ओपन सी हैज रिलेटिवली लेस डेंसर वाटर, जिसकी वजह से ये वाली मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कि ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहां से पानी ने अंदर को एंट्री ली और वापस जो पानी आपका इधर को आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्लियर है बात? ये आप डीप वाटर करंट वाली चीज को भी थोड़ा समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहीं ना कहीं पानी को कंपनसेट करने के लिए हो रहा है, सो दैट डीप वाटर करंट वहां पे मूव करने लग चुका है। इसके बाद एक और फैक्टर भी आता है। ये अब छोटे मोटे फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि आपकी निर्धारित करवाते हैं कि आपका ओशियानिक करंट का डायरेक्शन किस तरीके से होगा। नाउ इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए ये आपका पानी का सतह है, ठीक है। अब यहां पर सामने कोई लैंडफॉर्म बना हुआ है, यहां पर कोई लैंडफॉर्म बना हुआ है, पानी यहां से मूव करता आ रहा था। सामने जब कोई बड़ा लैंडफॉर्म होगा, मान लीजिए पानी के किनारे पर कोई बड़ा लैंडफॉर्म होगा कोस्ट पर, तो पानी ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट करेगा, इधर को कर सकता है डिफ्लेक्ट या इधर को डिफ्लेक्ट कर सकता है, करेक्ट है। सो द डिस्पोजिशन ऑफ द कोस्ट लाइन परपेंडिकुलर टू द नेचुरल फ्लो डायरेक्शन ऑफ ओशियानिक करंट ऑब्स्ट्रक्ट्स देम विद द रिजल्ट द ओशन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। तो जैसे ही आप इसका टॉप व्यू लेके देखिए, टॉप व्यू लेके देखिए, मान लीजिए इस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है और सामने ये पहाड़ आ गया, तो पानी पहाड़ के साथ टकराएगा तो या तो इधर को जाएगा या इधर को जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा कि अल्टीमेटली पानी इस पर्टिकुलर कोस्ट लाइन के पैरेलल फ्लो कर रहा है। और यही आप देख सकते हैं द इक्वेटोरियल करंट आफ्टर बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ब्राजीलियन कोस्ट, ये दो ब्रांचेस में टूट जाता है। सिमिलरली आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले आने वाले लेक्चर में, जहां पर हम समझाएंगे आपको कि जी हां, आपका जो कोस्ट लाइन की तरफ जब ये टकराता है तो असल में उस दो में टूट रहा है। सिमिलरली कुछ रिलीफ फीचर्स होते हैं जो कि आपके ओशन के सतह पे बने होते हैं। ये मान लीजिए पानी की सतह है और ये ओशन बेड है, सी बेड है, तो यहां पर कोई मान लीजिए पहाड़ है जो कि पानी के बाहर निकल रहा है, तो ये वाला पहाड़ भी तो ओशन वाटर करंट को डिफ्लेक्ट कर सकता है, करेक्ट
करेक्ट है बात। सो ये सबमरीन रिजेस जो होती हैं ये भी आपके कोर्स ऑफ करंट्स को डिफ्लेक्ट कर सकती हैं। दीज आर वेरी वेरी माइनर फैक्टर्स जो कि ओवरऑल बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर आपके ओशियानिक करंट्स के डायरेक्शंस को डिटरमाइन नहीं करते, लेकिन हाँ इस तरह के फीचर्स भी एक रोल प्ले करते हैं। हो सकता है कि यहां पर कोई आइसबर्ग हो जो कि अगेन आपकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करे, इट इज टोटली पॉसिबल। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी होती हैं जो कि मैटर करती हैं, लेकिन जो बड़े लेवल पे डिटरमाइन करवाती हैं वो केवल दो ही चीजें हैं। रिपीट कर रहा हूं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, या फिर अगर आसान भाषा में कहें तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, और नंबर 2 पे आपका आता है कोरियोलिस फोर्स जो कि डिफ्लेक्शन और डायरेक्शन को डिटरमाइन करवाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन दो फैक्टर्स के अलावा बाकी सारे के सारे सेकेंडरी फैक्टर्स माने जाते हैं। क्लियर है? नाउ फाइनली अगर बात करें कि हम ओशन करंट्स के बारे में बातचीत क्यों कर रहे हैं, देखिए ओशन करंट्स के बारे में बातचीत इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे क्लाइमेट को काफी बड़े लेवल पे डिटरमाइन करते हैं। अगर आप देखेंगे ओशियानिक करंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर बैलेंस ऑफ द ओशियानिक वाटर। आपने पढ़ा होगा क्लाइमेटोलॉजी में रिगार्डिंग समथिंग कॉल्ड एज द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। तो हीट बैलेंस में क्या होता था कि जो गर्म हवाएं थी वो ठंडे जोन्स की तरफ जाती थी सो दैट वहां पर जो टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट हो जाए। सिमिलरली जो ठंडी हवाएं हैं वो गर्म जोन की तरफ आती थी सो दैट वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका वार्म करंट है वो क्या करता है, वार्म वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द ट्रॉपिकल जोन्स टू द कोल्डर एरियाज, और जो कोल्ड करंट्स हैं वो कोल्ड वाटर को लेकर आता है फ्रॉम द हाई लैटिट्यूड्स टू द एरियाज ऑफ लो लैटिट्यूड्स। इस तरीके से पूरा का पूरा साइकिल आपका चलता रहता है। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि द ओशन करंट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग दी होमोजेनिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, और इसीलिए ये लोग धरती का जो हीट बैलेंस है इसको मेंटेन करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। हेंस वी कैन से दैट यस द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ इज टू सम एक्सटेंट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओशियानिक करंट्स एज वेल। इसके अलावा इसके और भी कुछ कुछ फीचर्स होते हैं। इनफैक्ट हम लोग यहां पर इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो डेजर्ट्स की फॉर्मेशन है वो भी ओशियानिक करंट्स के ऊपर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, इनके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। कभी कभार फॉग आपकी आ जाती है जब सडनली आपका जो वार्म ओशियानिक करंट है वो कोल्ड ओशियानिक करंट के एरिया में घुस जाता है। अब जब कोल्ड ओशियानिक करंट के एरिया में वार्म ओशियानिक करंट घुस जाएगा तो कोल्ड ओशियानिक करंट नीचे रहेगा, वार्म ओशियानिक करंट ऊपर रहेगा, और आपके सामने सिचुएशन बन जाती है टेम्परेचर इन्वर्जन की, जिस केस में आपको नीचे देखने को मिलती है फॉग। और ये वाली जो फॉग है ये आपकी आगे जाके प्रॉब्लम करती है नेविगेशन को। तो ये भी आपका इंपैक्ट है कि हमारा जो कमर्शियल नेविगेशन है उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है। सिमिलरली कुछ कुछ ओशियानिक करंट्स जो है ये प्लैंक्टन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एल नीनो जो है प्लैंक्टन्स को डिस्ट्रॉय करती है जो कि आगे जाके मछलियों को मारती है, और मछलियों की मृत्यु होगी तो फिशरमैन यानी कि मछुआरों को नुकसान होगा। तो कई सारे आपके इंपैक्ट्स आपको ओशियानिक करंट्स के उस तरीके से भी देखने को मिल जाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा जब मैं बात करूंगा इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के करंट्स के बारे में। हम ज्यादा अच्छे तरीके से करंट्स के नाम के साथ उनको समझ पाएंगे कि कौन सा करंट किस तरह का इंपैक्ट लेकर आ रहा है। उस लेक्चर के लिए प्लीज वेट कीजिएगा। फिलहाल के लिए लेक्चर में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं कि आने वाले रविवार के दिन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है महीने का मेगा कॉम्बैट, जिसमें कि आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही में अगर आप लोग टॉप रैंकर्स में आते हैं तो उस केस में आपको एप्पल गैजेट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें एनरोल करते टाइम आपको अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके चलते आपको यहाँ पर एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और साथ ही में जीतने का मौका भी मिलेगा। ध्यान रखिए ये वाला टेस्ट 23 जनवरी को सुबह 11 बजे रात 11 बजे होने वाला है। 60 क्वेश्चन होंगे, 56 मिनट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसको जाकर भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।